पर्वतीय पठारी मैदानी क्षेत्र। पर्वत एवं पठार। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको अटल सुरंग या फिर अटल टनल पार करती है? तो ये है पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर के पूर्व पीर पंजाल में हुआ है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह मनाली को लेह से जोड़ती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। तो पहली आती है हमारी, कैसे जमानी है? दक्षिण से जमानी है, नीचे से ऊपर। तो काराकोरम नहीं, धौलाधर पहली आती है, धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे बाद में आती है काराकोरम। उत्तर में पाई जाती है काराकोरम। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कांगड़ा जिले के हिमाचल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। जास्कर श्रेणी जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में स्थित है और यह सिंधु और सियोक नदी के बीच में स्थित है। लद्दाख जास्कर के उत्तर में है, सिंधु और सियोक के बीच में स्थित है। काराकोरम श्रेणी यह लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार पाकिस्तान और भारत चीन में स्थित है काराकोरम का। और दक्षिण से उत्तर में क्रम आएगा धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदो बेटा है जो 2633 मीटर स्थित है और यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। भारत के निम्नलिखित पर्वतों की श्रेणी को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण। पहले आती है हमारी केटू, गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद आती है नंदा देवी, फिर है दोदो बेटा और फिर है अनाईमुड़ी। उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। तो पहले आती है केटू कश्मीर में, वर्तमान लद्दाख में स्थित है। उसके बाद आती है नंदा देवी, फिर दोदो बेटा तमिलनाडु में और उसके बाद आती है अनाईमुड़ी केरल में। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी है हमारी हिमाद्री पर्वत श्रेणी। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां इस श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सियाचिन पर्वत या हिमनद कहाँ पाया जाता है? तो सियाचिन पर्वत पाया जाता है नुम्बा घाटी के उत्तर में। कहाँ पाया जाता है? नुम्बा घाटी के उत्तर में पाया जाता है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नुम्बा घाटी लद्दाख के उत्तर में अवस्थित है। इसकी लंबाई 76.6 किलोमीटर है। आर्कटिक क्षेत्र के बाहर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में अवस्थित फेटचेनको ग्लेशियर पाया जाता है। कहाँ पे है? सब विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में स्थित फेटचेनको ग्लेशियर है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? आर्कटिक के बाहर दूसरा सबसे बड़ा है अपना सियाचिन। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद में आते हैं हिस्पर जो कि है 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर और वाल्टोरा यह 58 किलोमीटर पाया जाता है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं पाया जाता है सतलज और काली नदी के बीच में। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया जाता है। पश्चिम से पूर्व इसका विभाजन इस प्रकार है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पहले आता है पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज नदी के मध्य में 660 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है कुमायूं हिमालय। यह सतलज और काली नदी तक
320 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गंगा यमुना क्षेत्र का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। फिर आता है नेपाल हिमालय। यह काली नदी तीस्ता तक 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र नामचा, बरवा, कुल्ला, कांगड़ी चोटियाँ इसी में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है हमारी, तो ऑप्शन बी क्या है, अराकोंडा, अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। यह पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है और गलीकोंडा की ऊंचाई 1643 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना है हमारा अरावली पर्वत। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत क्रमशः प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका अनुमानित आयु पुराकैम्बियन युगीन 600 से 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है। इसकी गुजरात से दिल्ली तक कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जबकि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्यन पर्वत एक ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं और दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रेणियाँ मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर की स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब हमें पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित जो श्रेणियां हैं उनको बताना है। पश्चिम से पूर्व पहले आती है बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ियाँ, फिर मैकल श्रेणियाँ। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़वानी हिल्स, बड़वानी जिला भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित महादेव श्रेणी का विस्तार बुरहानपुर के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मैकाल श्रेणियाँ भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित थी। इस प्रकार इन श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बड़वानी, महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी में स्थित है हमारी कार्डेमम पहाड़ियाँ। अनाईमुड़ी के निकट ही पालनी, इलायची, कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित है। इस तरह से देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों में आती है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, सबसे नज़दीक होंगी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले बताना है हमारे राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। पहली आती है केरल। केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हमारी अनाईमुड़ी, केरल की है अनाईमुड़ी। फिर नागालैंड की है सारामती नागालैंड की है। उत्तराखंड की हो जाएगी नंदा देवी और तमिलनाडु की हो जाएगी डोडो बेटा। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, नागालैंड की है सारामती, उत्तराखंड की है नंदा देवी, तमिलनाडु की है डोडो बेटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो क्या ये सही है? तो ऐसा कोई, ये पहला गलत हो जाएगा हिमालय का, है ना। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी गलत है। पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है, तो हाँ ये सही है। जो पुलिकट झील है वह 2 भागों में या 2 राज्यों में फैली हुई है। तो केवल कथन तीसरा सत्य होगा, क्योंकि पुलिकट झील 2 राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, जबकि जो कथन 1 और 2 है वह असत्य है, क्योंकि हिमालय पर्वत का विस्तार 10 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल स्थित हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमें उस पर विचार करना है। तो पश्चिमी घाट से रिलेटेड, तो इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, तो ये सही है। जो हमारा पूर्वी घाट है उसका ढाल कितना है, नीचा होता हुआ ढाल है, ये सही है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। इसकी उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में प्रश्न हमारा जो तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की जो ऊपरी सतह होती है वह बेसाल्ट लावा का निक्षेपण बनाती है या उससे मिला है। वास्तव में पर्वत श्रेणियाँ न तो प्रायद्वीपीय पठार का ही अंश होती हैं। दक्षिण में सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो गलीकोंडा है, सिकरामगट्टा है और मुदुगुला है, लेकिन
जो सलहेर है यह हमारे पूर्वी चोटी में स्थित नहीं है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के साथ पर्वतों की निरंतर सीमा है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर, दक्षिण में 100 किलोमीटर है। मादुगुला कोंडा चोटी, गलीकोंडा और सिकरामगट्टा यह पूर्वी घाट की पर्वतीय चोटी हैं और मधुगुड़ा कोंडा और दोनों चोटियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। शिवरामगट्टा यह उड़ीसा में स्थित है। सलहेर चोटी यह भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतना तहसील के बाघंबा के पास स्थित है, जो कि पूर्वी घाट का भाग नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट का होगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? जब हम हिमालय जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर गहरे गड्ढे, यू घुमावदार वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता। हिमालय की यात्रा करते समय गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता इत्यादि देखने को मिलते हैं। हिमालय की सही भौगोलिक परिस्थिति, नवीन मोड़दार पर्वत यही के मुख्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय नहीं होता तो क्या होता? हमारे देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो ये सही है। सिंध और गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाते। मानसून का जो प्रतिरूप है वह वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तीनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो भारत की उत्तरी सीमा पर यदि हिमालय नहीं होता तो हाड़ कांपने वाली ठंडी साइबेरिया हवाएं उत्तर भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती। ना ही मैदान क्षेत्र में हिमालय के हिमनद से निकलने वाली नदियां ही होती जो विस्तृत प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सृजन करती। इसकी विशाल जनसंख्या निवास करती है, इससे उत्तरी भाग वंचित हो जाता। हिमालय के न रहने से उत्तर भारत का विस्तृत भाग अरब सागरीय मानसून से वंचित हो जाता, जिससे उत्तर भारत का विस्तृत मैदान क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। हिमालय की रचना समानांतर वलन श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी होगी हमारी बृहद हिमालय और सबसे नवीनतम है शिवालिक। साइनोजोइक महाकल्प में इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र में अवसादों के बलन से लघु और महान हिमालय का निर्माण हुआ है। मतलब सेनोजोइक महाकल्प के जो इयोसीन और ओलिगोसीन है इसमें बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था, और मायोसीन कल्प में पोटदार के जो अवसाद हैं उनके बलन से लघु और महान हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहद और लघु हिमालय श्रेणियों द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं अपना आकार ले चुकी थी। ट्रांस हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। जो मुख्य सीमा भ्रंश है MCT, यह किसको पृथक करता है? तो यह पृथक करता है महान हिमालय को लघु हिमालय से, महान हिमालय को लघु हिमालय से करता है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश महान हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है। मुख्य सीमा भ्रंश क्या करता है? महान हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश, ये प्रदेश क्या है? तो हमारा जो हिमालय है उसका पर्वत प्रदेश का नाम है शिवालिक। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। ये एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। इसका पहला भाग ट्रांस हिमालय है जो कि मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। दूसरा भाग है महान हिमालय जिससे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर पर स्थित है। तीसरा हो जाएगा हमारा लघु हिमालय जो कि भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। चौथा है शिवालिक हिमालय जो कि मूलतः दक्षिण श्रेणी है और यह कम ऊंचा होने के कारण इसे पर्वत पादीय प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में है। ग्रेट हिमालय की चोटी क्या है? तो जो ग्रेट हिमालय है उसकी चोटी है 8850 मीटर। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ग्रेट हिमालय पर्वतमाला की सबसे मुख्य एवं सर्वोच्च चोटी है। इसमें विश्व की सर्वोच्च
पर्वत चोटी भी कही जाती है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, नंदा देवी की है 7817 मीटर एंड नंगा पर्वत की है 8126 मीटर। नीचे दिए गए विकल्प में हमें जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करनी है। जो ये से पहाड़ियाँ बताई गई हैं उनको बताना है कौन सा कौन है। तो पहली हमारी ये जो चोटी है इसे कहा जाता है काराकोरम। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है पीर पंजाल। प्रश्न दिए गए तो पहली हमारी काराकोरम को दिखाता है, दूसरा लद्दाख को, तीसरा जास्कर को और चौथी पीर पंजाल को। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग बताना है हमें। लद्दाख का पठार, जो लद्दाख का पठार है वह अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन क्षेत्र नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद है। अभी इस पर चीन का नियंत्रण है। हिमालय पर्यायवाची है, तो जो हिमालय है वह पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। किसका है? मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर टेथिस नामक एक उथला समुद्र होता था। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम होगा? तो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जमाने हैं। तो सबसे पहले आती है धौलागिरी, नहीं आती तो पहला गलत हो जाए नामचा बरवा। फिर आती है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी बाद में है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी सही होगा। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम होगा नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है तथा अन्य कतिपय श्रेणियाँ जैसे कि धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के लोग बहुत धो धो के कपड़े पहनते हैं। नाग टिब्बा और महाभारत, तो महाभारत में बहुत सारे नाग थे, वो भी नेपाल से आए थे। नेपाल, मसूरी और जो मसूरी है वह कुमायूं में पाई जाती है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर से पर्वत शिखरों का सही क्रम होगा? तो माउंट एवरेस्ट पहले ही गलत हो जाएगा, कंचनजंगा तो पूर्व में आती है। फिर आती है कंचनजंगा सही है, उसका माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलावीरा मतलब धौलागिरी ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। पूर्व से पश्चिम की ओर हमें पर्वत शिखर का सही क्रम जमाना है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा विश्व का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में टाकुर नदी के बीच में स्थित कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। यह हिमालय की सबसे अधिक असम श्रृंखला है। इसमें हिमाचल प्रदेश में है हिमालय और निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच स्थित है। औसत चौड़ाई देखें तो हम 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। धौलाधर और महादेव अन्य पर्वत श्रृंखलाएं इस श्रृंखला से कश्मीर की खाड़ी, हिमालय मतलब हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, जबकि जो मेन बाउंड्री फ्रंट है मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट है यह मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य पाई जाती है। उप हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसमें बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। यह 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक पाई जाती है।
शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हमारे हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा हैं। यह हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है, जबकि जो अरावली है वह एक अवशिष्ट पर्वत है, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब हुआ है? तो जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण हुआ है सीनोजोइक कल्प में। सीनोजोइक को चतुर्थ या फिर क्वाटरनरी या टर्शरी काल भी में सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है, जो कि टर्शरी काल से संबंधित है। यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जो कश्मीर घाटी है वह है बहुत बड़ा है, कश्मीर है बिल्कुल पिंजरे के जैसा है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजार के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजार श्रेणियों के मध्य में स्थित है। हिमालय की चोटी, जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कुल्लू स्थित है हमारे धौलाधार और पीर पंजार में। तो हमारे जो कुल्लू के लोग हैं तो क्या करते हैं, पिंजरे के ऊपर उसको धोते जाते। तो हिमाचल प्रदेश भी धौलाधार में स्थित है। तो धौलाधार पीर पंजार के बीच में स्थित है क्या? कुल्लू की घाटियाँ। हिमालय पर्वत श्रेणी पाकिस्तान की सीमा से शुरू होकर बर्मा की सीमा तक जाती है। इनके बीच बीच में अनेक स्वास्थ्यवर्धक स्थान, घाटियां, दून के मैदान मिलते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत धौलाधार और पीर पंजार श्रेणी के मध्य अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत उत्तराखंड में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद हिमालय की कोई भी शाखा उत्तर प्रदेश में नहीं आती, जबकि जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, इसमें हिमालय सम्मिलित है। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो हमें ऊंचाई के अकॉर्डिंग जमाना है। तो गॉडविन ऑस्टिन सेकंड नंबर की है, पहली है माउंट एवरेस्ट और थर्ड है कंचनजंगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन है सी। पहला आता है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आते हैं गॉडविन ऑस्टिन एंड नेक्स्ट आती है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, हिमालय की तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहा जाता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी स्थित है हमारे उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर जिसकी ऊंचाई 7316 मीटर है, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी स्थित है हमारे उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय का भाग है ना। नंदा देवी कहाँ है? कुमायूं हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की चोटी है नंदा देवी। हिमालय की 3 श्रेणियाँ जो कि 3 आधार में विभाजित किया जाता है हिमालय को। पहले आते हैं संरचना के आधार पर, उच्चावच के आधार पर और भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर हम इसका वर्गीकरण देखें तो पश्चिमी हिमालय जिसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, सिंधु और सतलज के बीच में स्थित 560 किलोमीटर है। फिर आता है कुमायूं हिमालय, यह सतलज और काली नदी के मध्य में 320 किलोमीटर है। फिर आता है मध्य हिमालय, यह नेपाल हिमालय भी नाम से जाना जाता है और यह काली और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर स्थित है। पूर्वी हिमालय जिसको असम हिमालय कहा जाता है और यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेशी हिमालय की सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। क्या है? उत्तर प्रदेशीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी के शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी 7816 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय में स्थित है। यह उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अब यह उत्तराखंड में पाया जाता है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर है, लेकिन नेपाल में है। फिर आती है भारत की गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत में पाई जाती है और इसको K2 कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा भारत में पाई जाती है और 8598 मीटर ऊंचाई है। मकालू यह 8481 मीटर पाई जाती है और ये नेपाल में पाई जाती है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत
शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 कहा जाता है, 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8598 मीटर है और दूसरे स्थान पर पाया जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? कामेत, बंदरपूछ है, दूनगिरी भी है, लेकिन जो नंगा पर्वत है ये नहीं है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना। तो कामेत, बंदरपूछ, दूनगिरी ये उत्तराखंड में स्थित है, जबकि जो नंगा पर्वत है वह पाक अधिकृत मतलब POK है, वहाँ पर गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को कत्तिल चोटी भी कहा जाता है, कत्तिल चोटी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो एक मूल स्थल रूप है हमारी ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली से निकले हुए निकास नली के चारों ओर शंखाकार रूप में होने से होता है, जबकि इस शंकु का मध्य भाग एक गर्त के रूप में विकसित होता है। ज्वालामुखी शंकु मुख्यतः मूल स्थल रूप होते हैं। नंगा पर्वत अवस्थित है हमारे POK जम्मू कश्मीर में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी के सुदूर पश्चिम में स्थित है। यह दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, जबकि जो इसको क्या कहा जाता है? कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? तो भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहा जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमिक पर्वतों की श्रेणी हमें बतानी है, उत्तर दिशा की ओर बतानी है ना। तो सबसे दक्षिण में कौन है? पीर पंजार पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, नेक्स्ट आती है काराकोरम, सबसे उत्तर में स्थित होगी। उत्तर में जो दिखाया गया है चारों पर्वत श्रेणियाँ, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित है। इसमें उत्तर में सबसे आती है पहले काराकोरम, दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जास्कर और सबसे नीचे आती है पीर पंजार श्रेणी। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और नेक्स्ट काराकोरम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रृंखला दक्षिण से उत्तर में सही क्रम होगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा, हमें वो बताना है ना। तो पहले आता है लघु हिमालय, नहीं शिवालिक सबसे दक्षिण में है शिवालिक, फिर आता है लघु हिमालय, फिर आता है महान हिमालय। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम होगा शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। जास्कर श्रेणियाँ स्थित हैं, तो जास्कर श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं जम्मू कश्मीर में, जास्कर जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। प्रश्न में बताया गया है कि जास्कर श्रेणियाँ है भारत राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि जास्कर कारगिल जिले की एक तहसील को है, जो कि लद्दाख से अलग करती है। जास्कर है को लद्दाख से अलग करती है। वर्तमान में इसकी अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जास्कर श्रेणियाँ हिमालय टैथिस का एक 100 किलोमीटर भाग है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। गुरु शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट 1722 मीटर इस पर स्थित अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। अरावली श्रेणी प्री कैम्बियन काल की चट्टानों से निर्मित भारत की अत्यधिक प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विच्छिन्न पर्वतों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो बतानी है हमें, है ना। तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। अरावली श्रेणी की जो क्रमान्वित जो अनुमानित आयु है वह कितनी है? तो वो है 570 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु 600 से 550 मिलियन वर्ष तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से हमें इन पर विचार करना है। तो क्या बतानी है हमें इसको? अच्छा, नॉर्थ टू साउथ हमें बतानी है ना। तो सबसे पहले आती है हमारी सतपुड़ा,
फिर आती है महादेव, फिर आती है सह्याद्री। उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? पहले आती है हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ियाँ यह हमारे महाराष्ट्र में है। अजंता पर्वत श्रेणियाँ हमारे महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। बालाघाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। फिर आती हैं हमारी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु में आती है। तो हमें इसका उत्तर से यदि हम दक्षिण इसका क्रम जमाएंगे तो क्या होगा? पहले आती है वी से विंध्यन, एस से वीएस, तो वी से विंध्यन और एस से सतपुड़ा। फिर आती है महादेव, जनता को हरिश्चंद्र मानते हैं तो महादेव पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, और हरिश्चंद्र मानते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र मानते हैं कि बाल नीले कर लो अन्ना, बाल नीले कर लो अन्ना, बालाघाट, नीलगिरी और अन्ना। तो कैसे हो जाएंगे? वीएस महादेव, जनता को हरिश्चंद्र मानते हैं, बाल नीले कर लो अन्ना। विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर आते हैं महादेव, फिर आते हैं अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन है महाराष्ट्र में नहीं है? तो बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र की भी हैं, सतमाला की हैं, लेकिन हमारी जो मांडव की है वो नहीं है। मांडव की पहाड़ियाँ हैं वह गुजरात राज्य में अवस्थित हैं, जबकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर हमें बढ़ते हुए क्रम में सही बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। अभी पढ़ी थी हमने, तो पहली आती है हमारी सतमाला, फिर उसके बाद आएगी कुमायूं हिमालय, पीर पंजाल ऊपर जाएगा है ना, उसके पहले आती है नागा पहाड़ियाँ और फिर आती है पीर पंजाल सबसे लास्ट में। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो कि राज्य की उत्तरी भाग में स्थित हैं। पश्चिमी घाट की ऊपरी शाखा है इसकी। फिर आती है सतमाला में पीतलखेड़ा की गुफाएं हैं। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तक स्थित है। यह विंध्यन पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्सा है, जबकि जो इसकी अधिकतम चौड़ाई है वह 80 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह जम्मू कश्मीर से अलग करती है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वह 3825 मीटर है। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्षिण में लगभग इसके समानांतर बहती है। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर यह महादेव मैकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। सतपुड़ा की सबसे अधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ियों की है। पचमढ़ी नगर के निकट धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर में मिलती है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ की चोटी है वह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में स्थित सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव पहाड़ी के सुहागपुर तहसील में स्थित है। इसी महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वह सुहागपुर तहसील में स्थित है। इसी के निकट स्थित पर्यटक स्थल पचमढ़ी है। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी भाग में काल का पठार है, लेकिन जो हमारी जो पचमढ़ी है वह होशंगाबाद का हिस्सा है ना, तो सुहागपुर मत लिख जाना उसको, सुहागपुर में। मैकाल की सर्वोच्च शिखर सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर ऊंची है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो नर्मदा घाटी बहती है हमारी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला स्थित है, पूर्व में मैकाल पर्वत स्थित है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन होगा? तो सबसे नवीन आएगा हमारा हिमालय, और उसका भी आती है पटकाई बूम श्रेणी। पटकाई बूम श्रेणी। अजंता की पहाड़ियाँ प्राचीन दक्कन का पठार के अंतर्गत आने वाली महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। पालकोंडा, कडप्पा, बेलीकोंडा, एरामाला, नल्लामल्ला पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। कैमूर मध्य भारत में स्थित विंध्यन पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है। पटकोई नागा लुसाई पर्वत यह हिमालय
पूर्वी छोर में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। उत्पत्ति के कालक्रम की दृष्टि से पटकोई की पहाड़ियाँ सबसे नवीनतम हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम बलित मूठदार पर्वत श्रेणी है। महादेव पहाड़ियों का भाग है, तो महादेव है हमारी सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग। भारत की नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित महादेव पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी के उच्चतम भाग है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इसमें पचमढ़ी आया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट और सह्याद्री भी कहा जाता है। अन्नाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है इसका पूर्वी हिस्सा है, जबकि जो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है वह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि भारत उपखंड को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आती है हमारी महादेव, कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जमानी है इनको, है ना, पश्चिम से पूर्व। तो महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और सबसे बाद में आती है खांसी पहाड़ियाँ। पश्चिम से पूर्व की ओर उच्चावच आकृतियों का क्रम इस प्रकार होगा। पहले आती है महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में और खांसी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। मेघालय पठार के अंतर्गत खांसी, गारो, जयंतिया की पहाड़ियाँ आती हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले आती है हमारी गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। कल्लो मलाई ये तमिलनाडु में है और डालमा यह झारखंड में है। झाड़ तो डालो, तो डालमा झाड़ डालो। गारो मेघालय, गोरी है मेघा। मिली अरुणाचल से, अरुण से। कोलाई मलाई मिल गई, तो मलाई नहीं, कोलाई कौन लाएगा तमिलनाडु से मलाई, कोलाई मलाई तमिलनाडु। और डालमा झाड़ू वाड़ू लगा तो डालो, तो झारखंड में स्थित है डालमा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये है हमारी अजंता की पहाड़ियाँ, सिर्फ एक राज्य में है। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, जबकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पे है? तो छुरी लेके जाता है कोरबा और रायगढ़ में। कौन लेके जाता है भैया? राय बहादुर। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ पे है? कोरबा, रायगढ़ में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हसदो नदी के पूर्वी भाग कोरबा और रायगढ़ जिले के मध्य में स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 600 से 1000 मीटर के मध्य है। यह एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जो कि सघन वनों से आच्छादित है। मांड नदी यहाँ पर 400 मीटर गहरी खड़ी ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है। मांड नदी 400 मीटर गहरी खड़ी ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है। निम्नलिखित किस पहाड़ियों का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से बनती है? तो ये है हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलने से बनती है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में है। इस पर्वतमाला में पूर्वी और पश्चिमी घाटों का संगम होता है। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी डोडुमा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी को ही टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पर। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर पाई जाती है? तो ये है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियाँ किनकी सीमा पर स्थित हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित हैं हमारी केरल और तमिलनाडु के बीच में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है कार्डेमम की पहाड़ियाँ और यही पहाड़ियाँ इलायची के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में या पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों हैं। पटकोई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से है, लेकिन त्रिपुरा में इसका कोई संबंध नहीं है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, युग्म पर विचार करना है, उनके हमें तीर्थ स्थान और अवस्थिति बतानी है। पहले आते हैं तीर्थ स्थान, फिर आती हैं अवस्थिति। पहला है हमारा श्रीशैलम, कहाँ पर है? नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है, तो पहला सही हो जाएगा। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, सतमाला पर नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पुष्कर राजस्थान में है और महादेव पहाड़ी राजस्थान में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, पहला सही है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के नल्लामाला पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश की मानधाता पहाड़ी पर स्थित है। इसकी प्राचीन काल में शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। महादेव पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पुष्कर राजस्थान में पाया जाता है। अब आती हैं पहाड़ियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हमारे तमिलनाडु में स्थित थी, तो पहला गलत हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियाँ ये भी कोंकण तट पर नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। महादेव श्रेणियाँ मध्य भारत के क्षेत्र में आती हैं, तो सही है। मिकिर पहाड़ियाँ यह अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत में आती हैं, तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, है ना। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट में, केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूर्व की ओर विंध्याचल श्रेणी है, वह कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मेघालय पर्वत के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं और पूर्वी सिरे पर घासी जयंतियाँ हैं। रेंगमा और मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ असम प्रांत में स्थित हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है और पूर्व और उत्तर दिशा में आगे महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पठार के रूप में फैला हुआ है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? शेवरॉय स्थित है हमारे तमिलनाडु में। शिव के यहाँ जाओ मिल जाएंगे शेवरॉय। शेवरॉय की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है और दक्षिण में स्थित यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण में बताना है। पहली आती है नल्लामल्ला, सही है। नीलगिरी नहीं आती, गलत हो जाएगा। अन्नामड़ई नहीं है, अन्ना तो सबसे लास्ट में है। फिर आती है पहले नल्ला, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, तीसरा सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर हमें सही क्रम मिलेगा। पहले आती है नल्लामाला पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में है, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है और अन्नामलाई भी तमिलनाडु में स्थित है। हमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बतानी है ना। गढ़जात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में है, तो सही है भैया। आधे गढ़ जाओगे तो उड़ ही नहीं पाओगे, तो गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। फिर आती है मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात, दूसरा गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है। नल्लामल्ला अभी पड़ा आंध्र प्रदेश में है। शेवरॉय तमिलनाडु में स्थित है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है, नल्लामाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है और शेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ पर स्थित नहीं है बताना है। पहला आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। दंडकारण्य दक्षिण एवं मध्य पूर्व भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। इसका विस्तार उड़ीसा जो कि कारापुट व कालाहांडी जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। राज्य के लगभग 89078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य हमारे भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य परियोजना से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, तमिलनाडु, अरे यार ये तो गड़बड़ कर दी, उत्तर प्रदेश वाले सारे काट दो। चलो, दंडकारण्य दक्षिण मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। इसका लगभग 89078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इस इलाके में पश्चिम में अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट संबंधित है। दंडकारण्य परियोजना में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 480 किलोमीटर और केंद्र सरकार ने 1958 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद के लिए दंडकारण्य के विकास प्राधिकरण का गठन किया था 1958 में। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर भारत की सीमा पर स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह चारों ओर से घिरी पहाड़ियों के बीच में घाटी स्थित है। लगभग राज्य का
10 भाग पहाड़ियाँ हैं और मणिपुर पहाड़ियाँ समुद्र तल से 970 मीटर ऊंची हैं। पहाड़ियाँ उत्तर में ऊंची और जो कि बृहद हिमालय का भाग है और दक्षिण में कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। घाटियाँ जो कि दक्षिण की ओर ढाल बनाती हैं, इसके बाद यहाँ पर मैदान क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर लगभग 77.12% वन पाए जाते हैं। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध सिरोय लिली जो कि लिलियम मिक्लिनी जो स्वर्ग पुष्प भी कहा जाता है पाया जाता है। स्वर्ग पुष्प। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है। डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप पाई जाती है हमारी किस युग में हुई है तो क्रिस्टेशियन आदि नूतन पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट में आती हैं हमारी सबसे उत्तर नूतन जैव पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। अरावली पर्वत श्रेणी यह पूर्व कैम्बियन काल की हैं और नर्मदा ताप्ती यह हमारे अत्यंत नूतन है। तो नीचे दिए गए जो अरावली है वह सबसे पुराना है जो कि प्री कैम्बियन युग का है। डक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियस काल का है, आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट जो कि उत्तर नूतन जैव काल के अंतर्गत रखा गया है और जो हमारे नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप हैं यह अत्यंत नूतन काल का है। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है तो अराकानियोमा हमारे म्यांमार में स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा पेगुयोमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। निम्न कालों में से किस प्रायः लघु हिमालय कहा जाता है तो लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है 1650 से 1870 ईस्वी के तक है। 1650 से 1870 का है। 1650 से लेकर 1870 तक के समय को लघु हिमकाल के रूप में जाना जाता है, जबकि जो फ्रांसिस मैथ्यू हैं इन्होंने लघु हिमकाल का समय 1350 से 1850 ईस्वी तक माना है। नासा ने इसे 1550 से 1850 ईस्वी तक निर्धारित किया है जो कि नज़दीक हमें सी के मिलेगा देखने को है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दिगलीपुर के निकट सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या होगा तो सबसे पहले आते हैं हमारी अरावली सबसे पुराना है, फिर उसके बाद आता है पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप और सबसे नया है हिमालय। अरावली पर्वत जिसको पेटोरोजोइक काल कहा जाता है पेटोरोजोइक। पूर्वी घाट मेसोजोइक काल का है। डक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल का है और हिमालय यह सेनोजोइक काल का है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी है तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। लंबाई के आधार पर विश्व की पर्वत श्रेणियां का क्रम इस प्रकार होगा। एंडीज जो कि 7200 किलोमीटर में है। रॉकीज जो कि 4800 किलोमीटर है। हिमालय 2400 किलोमीटर है और अल्पास 1200 किलोमीटर पर स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है तो कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, लेकिन गोसाईथान नहीं है। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि चोटियां स्थित हैं, जबकि गोसाईथान शिखर चीन में अवस्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में यह क्या है तो विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्र का एक अंग है। विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वसीम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो नागपुर और जो अरावती मंडली क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। हमें सही युग कौन सा नहीं है ये बताना है। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली पर्वत है, सही है। कोडाईनाल अन्नामलाई में नहीं है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। फिर आता है उडकमंड, ये नीलगिरी में स्थित है।
और नेक्स्ट आता है शिमला, ये भी गलत है, पीर पंजाल में भी नहीं पाया जाता, तो 2 गलत हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन ने गलत कर दिया। कोडाईकनाल अन्नामलाई पर्वत श्रेणी और जो हिमालय है पीर पंजाल श्रेणी, दोनों ही गलत हो जाएंगे। कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियों पर पाया जाता है, जबकि जो शिमला है वह 2250 मीटर पर पीर पंजाल के स्थान पर धौलाधर श्रेणियों में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक की। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्लायोसीन सेनोजोइक कल्प के ईड़ा ब्रह्म नदी के तल के उत्थान में हो जाने से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर तक है। यह पर्वत श्रेणी मुख्य हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित मृदा से इसका निर्माण हुआ है। पूर्व में तिस्ता और रायडाक नदियों के निकट शिवालिक श्रेणी लुप्त हो जाती है। म्यांमार का अराकानियोमा शिवालिक का ही एक विस्तृत क्षेत्र है। शिवालिक को पूर्वी भाग में द्वार और पश्चिम एवं मध्य भाग में दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली और विंध्यन के बीच में पाया जाता है मालाबार का पठार। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के मध्य पाया जाता है मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली से पूर्व में बेतवा नदी तक फैला है और उत्तर में यमुना नदी के मैदान से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक है। इसमें ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित होता है। इसके उत्तर में चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका बीहड़ घाट पाए जाते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वह स्थित हुए थे प्लायोजोइक महाकल्प में। प्लायोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। पुराजीविकल्प जो कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व से 225 मिलियन वर्ष तक विद्यमान रहे हैं। जीवों और वनस्पतियों के विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है। इस कल्प के प्रारंभिक कल्प में वनस्पति एवं जीवाणु अवशेष, मध्य काल में मछलियों के अवशेष, अंतिम काल में रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इसका एक उपविभाग कैम्बियन काल जो कि आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, इस काल में 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा है। इससे हमारे देश के प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम होगा? तो सबसे अवरोही क्रम है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। दूसरा सही हो जाएगा। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही अर्थात घटता क्रम इस प्रकार होगा। शेर जो कि सिरोही कही जाती है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा राजसमंद में पाई जाती है 1431 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर और तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो ये हो जाएगी हमारी ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन श्रेणी कश्मीर को सिंध घाटी से अलग करती है। वे ग्रेट लोग हैं, इसी से सिंध से अलग कर दिया सीधा। जिसे हिमाद्री सर्वोच्च बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च एवं सबसे ऊपरी श्रेणी है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शेल जो कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। सिरे पार्श्व भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित हुई है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर से इसकी ऊंचाई 6100 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक एक चाप की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली हुई है। मध्य भाग जो कि मुख्यतः नेपाल क्षेत्र में विस्तृत है, इसका सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ है।
कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा बर्फ की देवी और नेपाल में सागर माता, ब्रह्मांड की माता कहा जाता है और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी इसको माना जाता है। पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई है 1365 मीटर। पारस पहाड़ियों की ऊंचाई है 1365 मीटर। यह पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो यह एक अग्रगंभीर है। क्या है? एक अग्रगंभीर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया, झारखंड के पलामू, धनबाद, सिंहभूम, हजीराबाद, संथाल परगना, रांची जिले में 87239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर इस घाट की प्रमुख नदियां हैं। यह इस पठार की ढाल तीव्र संकोप के रूप में पाई जाती हैं। इस कारण इसका स्वरूप क्या है? अग्रगंभीर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर बताना है। तो मध्य भारत में पाई जाती है हमारी कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मध्य भारत में? विंध्याचल। कहाँ है? विंध्याचल है ना। फिर नीलगिरी में पाई जाती हैं हमारी, नीलगिरी में पाई जाती है तमिलनाडु में, राजस्थान में पाई जाती है अरावली और झारखंड में पाई जाती है विंध्यन। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में, विंध्यन पहाड़ियाँ मध्य भारत में, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। धौलाधार पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ बतानी है। धौलाधार और पीर पंजाल, धो के पीर पंजाल, ये हमारे लघु हिमालय का भाग है। धौलाधार हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर श्रेणियाँ लघु हिमालय में अवस्थित हैं। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 45 मीटर तक स्थित है। इसमें पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम के हिमालयी क्षेत्र सम्मिलित हैं। लघु हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ धौलाधार और पीर पंजाल हैं। नर्मदा ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरा है। तो नदियाँ जो नर्मदा और ताप्ती से घिरा हुआ है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर से दक्षिण पर्वत एवं नदियों का क्रम भारत में इस प्रकार है। पहले आता है विंध्याचल प्रदेश, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर आती है ताप्ती नदी। राजमहल की पहाड़ियाँ उपरोक्त में से पूर्व में पाई जाती हैं और अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल जो कि हमारे सभी भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम बंगाल राज्य हमारे पर्वत प्रदेश जो कि दार्जिलिंग जिले में आता है, मैदानी प्रदेश जो कि निचला गंगा मैदान है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वर्धन जिला और तटीय मैदान जो कि कलकत्ता और गंगा सागर सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। कोडाई कनाल पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हमारी स्थित थी पलानी पर, तमिलनाडु में पलानी पर स्थित थी। कोडाई कनाल पश्चिमी घाट में पलानी पहाड़ियों में स्थित है। यह एक सुंदर खूबसूरत हिल स्टेशन है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है हमारी कार्डेमम। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब आता है हमारी पहाड़ियों के बाद आते हैं पर्वत के बाद आते हैं पहाड़ियाँ क्षेत्र। तो भारत में डक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से होते हैं? तो डक्कन ट्रैप की जो ज्वालामुखी उद्गार है वह फोल्डेड है। कैसे हैं? फोल्ड या फिर प्रवाह में आए हैं। डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में प्रवाह या फोल्ड प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह ट्रैप त्रिभुजाकार स्थिति में पूर्व एवं पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल,
राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका आधार प्राचीन रवेदार श्रेणियों में निर्मित है। इसका अपर्दन स्वरूप इस क्षेत्र में काली मृदा का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? तो दक्कन ट्रैप की जो पहाड़ियां हैं वह बनी है क्रिटेशियस युग में। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार में पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतियाँ, जबकि भुवन पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। गारो, खासी, जयंतियाँ मेघालय पठार के अंश हैं, जबकि जो भुवन पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय में नहीं पाई जाती हैं। भुवन की पहाड़ियाँ मेजो हिल्स में पाई जाती हैं, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की है 5 किलोमीटर। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत के उत्तर में और क्यूलून पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पूर्व शिकान, पश्चिम में हिंदू कुश और काराकोरम की श्रेणियां स्थित हैं। पूर्व में शिकान है, पश्चिम में हिंदू कुश और काराकोरम की पहाड़ियां हैं। तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो बिहार, जबकि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर के पठार में आते हैं। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में महानदी के उत्तर में इसका विस्तार है। पूर्व में पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़, मैतान पहाड़ियाँ और रामगढ़ पहाड़ियाँ भी इसी का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है हमारी, छत्तीसगढ़ का मैदान पाया जाता है। बिहार में छोटा नागपुर का पठार नहीं है, अभी बताया था। देन महाराष्ट्र में यह वृष्टि छाया प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में मलनाड है। आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं है ना। तो छोटा नागपुर का पठार मतलब क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो आता होगा, इसलिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? बिहार में आ जाता है। लेकिन जो मलनाड है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। मलनाड कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो मलनाड कहाँ पे है? कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बन गया। बिहार से छोटा नागपुर पठार निकला है। झारखंड राज्य में चला गया है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को संसद द्वारा बनाया गया था और वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र की कृषि अनुपयोगी क्षेत्र है। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारे स्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ वन क्षेत्र है। इसका विस्तार 89078 वर्ग किलोमीटर पर है। इसका पश्चिम में अजुमाड़ की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में पूर्वी घाट अवस्थित है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा है? तो सबसे घना क्षेत्र है हमारा जहाँ पर खनन उद्योग का विकास एवं उद्योगकरण हुआ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं लोग। झारखंड राज्य का धनबाद जिला कोयला खनन एवं औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। इस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य खनिजों की निकटता एवं विकास के कारण यह जिला अत्यधिक घना बसा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक क्षेत्र झारखंड, उत्तर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में फैले हुए हैं। मेघालय का पठार क्या है? तो मेघालय का पठार हमारा प्रायद्वीपीय खंड है। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैला हुआ त्रिभुज आकार क्षेत्र में प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत में भू आकार की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ओके, पहले आता है हमारा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का विस्तृत भाग है। तो पहला सही हो जाएगा कि हाँ, मेघालय पठार क्या है? दक्कन पठार का ही एक विस्तृत क्षेत्र है संरचनात्मक दृष्टि से। कश्मीर घाटियों की रचना एक संभिन्नति हुई है, तो ये भी सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त है। हाँ, तो जो गंगा का मैदान है वो भी क्या है? एक अग्रगर्त है। हिमालय की जो उत्पत्ति है वह भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये
चौथा वाला गलत हो जाएगा, पहले 3 सही थे। चलो, हिमालय एक तृतीय मोड़दार पर्वत श्रेणी है जो कि भारत और चीन के बीच स्थित है। लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व तिब्बत पठार के दक्षिण एवं भारतीय प्लेट के उत्तर टेथिस भूसन्नति भी कहा जाता है। इन 2 कठोर स्थलखंडों से आने वाली नदियों द्वारा लाया गया अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा हुआ है और इन भूसन्नतियों की तलछट लचकती गई। प्लेट विवर्तन के कारण भारतीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होकर 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर प्रवाहित होने शुरू हो गई। तिब्बत शील्ड ने अवरोधक का कार्य किया और भारतीय प्लेट के दबाव से टेथिस भूसन्नति का अवसाद 3 चरणों में उत्तरी भाग ऊपर उठा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय श्रेणियों का जन्म हुआ। और तीनों ही सही हैं, जबकि लास्ट वाला गलत था, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला आता है हमारा अरावली पर्वत, यह जो अरावली मरुस्थल है इसके पूर्व विस्तार को रोकता है। तो जो अरावली है वह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, तो ये सही हो जाएगा। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से हुआ है, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है सभी से होंगी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का विस्तृत प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं हुआ है, नहीं, बल्कि अरावली से ही प्रभावित हुआ है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और अरावली पर्वत धात्विक खनिजों से संपन्न है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो अरावली पर्वत है वह धात्विक खनिजों से संपन्न है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है तथा अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। यह कथन सत्य है, जबकि जो राजस्थान में वर्षा का वितरण है उसका प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। राजस्थान की नदियों का उद्गम अरावली से पृथक भी है। इस प्रकार प्रश्न हमारे वो ए और डी सत्य हो जाएंगे। भारत का थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत कर दिया इनने। तो 61% है, इसलिए इसमें नहीं दिया, मतलब 60 के समथिंग लगा सकते हैं, है ना। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग गुजरात, पाकिस्तान के सिंध एवं पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल का 61 भाग राजस्थान में पाया जाता है, अतः कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है। एसपी चटर्जी के भारत के प्रादेशिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है, तो इसको रखा गया है हमारे पूर्वी घाट के अंतर्गत। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना या स्कीम में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट या पूर्वी पठार उप विभाग में रखा गया है। मैदानी क्षेत्र, राजस्थान मरुस्थल अर्थात थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तृत क्षेत्र है, तो यह स्थित है प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव का। प्लास्टोसीन या अभिनव जमाव का हिस्सा है। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तृत है या विस्तार है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भावर प्रदेश। उत्तर भारत के उप हिमालय या शिवालिक के श्रेणी के क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को भावर प्रदेश कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। भावर प्रदेश को शिवालिक का जड़ों पंख कहा जाता है। भावर क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाली सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। शिवालिक के गिरिपाद में स्थित होने के कारण यहाँ नदियाँ बड़ी मात्रा में कंकर, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा देती हैं, जिससे कि पारगम चट्टानों का निर्माण होता है। नदियाँ भावर क्षेत्र में भूमिगत होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। दोआब बताने हैं। पहले आता है विष्ट दोआब। विष्ट दोआब किस पर है? ब्यास और सतलज के दोआब को कहा जाता है। फिर आता है बारी दोआब, तो ब्यास और रावी, ब्यास और रावी के संगम में बना है बारी दोआब। फिर आता है रचना दोआब। रचना दोआब
रावी और चेनाब के संगम पर बनता है या फिर बीच में बनता है। फिर आता है चाज दोआब, यह चाज दोआब चेनाब और झेलम के मध्य में स्थित है। विष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य में स्थित है। बारी दोआब ब्यास और रावी के संगम पर या बीच में स्थित है। रचना दोआब यह रावी और चेनाब के मध्य में स्थित है। और चाज दोआब यह चेनाब और झेलम के मध्य में है। सिंध सागर दोआब यह झेलम, सिंधु और चेनाब के बीच में स्थित है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा सबसे उपयुक्त है ये बताना है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? धान और जूट। गंगा के जो निचले मैदान है वहाँ पे पाए जाते हैं उच्च ताप और आर्द्रता, इसलिए वहाँ पे पाया जाता है धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु का तापमान उच्च के साथ आर्द्रता बनी रहती है। इससे इस क्षेत्र में धान जूट फसलों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारत मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, तो ये सही है। अब कारण है कि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है, तो ये भी सही है। कारण सही है, कथन भी सही है। भारत का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, फलस्वरूप बरसात का जल पूर्वी तटीय मैदान एवं मध्य निचली गंगा मैदान में एकत्रित होकर बाढ़ का कारण बनता है। सतलज ब्याज संगम क्षेत्र गंगा के मैदान की नदियों के किनारे एवं उसके संगम क्षेत्र एवं पूर्वी तट के जो ढाल या डेल्टा प्रदेश हैं वहाँ पर ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ पर बाढ़ लगभग प्रतिवर्ष आती रहती है। बाढ़ के कारण के मुख्यतः कारण क्या क्या है? पहले आती है वन का नाश, नदियों का अवसादन होना, बांधों का निर्माण आदि। वन नाश से वर्षा ऋतु में मृदा अपरदन अधिक होता है जो कि नदियों की गहराई में को कम कर देता है, जिससे कि बाढ़ की बारंबारता बढ़ जाती है। नीचे दिए गए वक्तव्य में निम्नलिखित में एक को कारण और कथन बताने हैं, है ना। तो कथन देख लेते हैं हम पहले। तो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षाएं घटती हुई मिलेंगी। हम इसको फिर से पढ़ते हैं, है ना। यदि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी पर्वत घटती हुई दिखेंगी क्या? तो हाँ, ये सही है। फिर नेक्स्ट कारण क्या है इसका? गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाता है आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंचाई मिलती जाती है। दोनों सही है और उसका कारण भी बताता है, आर्बित की व्याख्या भी करता है। कारण भी सही है तो दोनों ही सही हो जाएंगे। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलती है, क्योंकि जो गंगा का मैदान है जो ऊपर की ओर बढ़ता है वहाँ पर आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई पर जाती ही मिलती जाती हैं। मानचित्र में हमें क्या बताना है विस्तार? अच्छा, ए बी सी में बताना है कि क्या है ना। देखो, जो ए है वो तो हमें बताता है क्या? रिफ्ट वैली क्षेत्र, जो कि हमारी किसकी है? नर्मदा और ताप्ती की। और बी बताता है हमें छोटा नागपुर का पठार या छत्तीसगढ़ का, नहीं, छत्तीसगढ़ का मैदान ये है, छोटा नागपुर का पठार ये है, और ये हम बताती है सह्याद्री। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ये है रिफ्ट वैली जो कि नर्मदा ताप्ती की है। छत्तीसगढ़ का मैदान बी बता रहा था, छोटा नागपुर पठार सी बता रहा था, लेकिन देखो हमने अपन डी में क्या लगाया था? सह्याद्री नहीं, बल्कि वो बरसा छाया क्षेत्र था। जब 2 या 2 से अधिक भ्रंशों के मध्य का भूखंड नीचे की ओर धंस जाता है तो उसे भ्रंश या रिफ्ट वैली घाटी क्षेत्र का निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी, गहरी होती हैं, जिसे जर्मन भाषा में ग्रेवोन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइन, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर घाटियाँ हैं, यह भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान दक्षिण पश्चिम की ओर बस्तर के संप्रदाय मैदान में विलीन हो जाता है। पूर्व की ओर रायगढ़ पहाड़ियों के मध्य महानदी की संकीर्ण घाटियाँ स्थित हैं। इस मैदान के उत्तर में बिलासपुर, रायपुर जिले में पठार एवं पहाड़ियों का क्रम स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में रांची, हजारीबाग एवं गया क्षेत्र में स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई
760 मीटर, किंतु पारसनाथ शिखर 1365 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पर पठार में कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट आदि की प्रचुरता के कारण खनिज शहर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिमी तट पर 240 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ से केवल 160 किलोमीटर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक रह जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट को पार करके ये पवनें पूर्वी ढाल पर नीचे को उतरती हैं, तो इनकी जो अधिक गर्मी और शुष्क हो जाती हैं ये, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। इस प्रकार से पश्चिमी घाट से पूर्व का भाग वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अब हमें फिर से कथन कारण बताने हैं। तो कथन में भारत का जो उत्तरी मैदान है, इसमें जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, तो ये सही है, हाँ बारिश हो जाती है। कारण देखने हैं, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, नहीं ये गलत है। तो शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अपदाव भूमध्य से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में ये अपदाव थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भूगर्भिक दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का पर्वत का छत्तीसगढ़ का मैदान है किस तरह की भिन्न होता है। तो हमारा भूगर्भिक दृष्टि से गंगा की घाटी, महानदी का जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वह किस तरह से अलग होता है। तो इसके क्या कारण है कि जो अलग है। तो जो हमारी गंगा की घाटी है वह गंगा घाटी हिमालय से नदियों के बहते हुए मिट्टी के जमने से बनी होती है, जबकि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वह चट्टानों के घिसने से बना होता है। तो जो गंगा नदी है वह क्या करती है, हिमालय से मिट्टियों को लेकर आती है, पर्वतों से लेकर आती है, लेकिन जो महानदी है वह क्या करती है, जो चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण करती है चट्टानों के घिसने से। भारत का विशाल मैदान गंगा घाटी का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ के जमाव से होता है, जबकि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है और महानदी बेसिन है वह लाल पीली मृदाओं की प्रधानता होती है, जो कि प्राचीन कुडप्पा अवसादी शिलाओं के अपवर्तन स्वरूप महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड आदि नदी के मैदान से इसका निर्माण होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बागर मिट्टी। बागर वह ऊंचा भाग होता है जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह निचला भाग होता है जहां पर नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर वहां पर जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होती है। और जो भावर होती है वह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली सकरी पट्टी के रूप में स्थित होती है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा देती हैं, जिससे कि पारगम चट्टानों का निर्माण होता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर का मैदान सबसे बड़ा है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग के मध्य में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। यह एक अधिवर्धित मैदान है जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। हिमालय के उच्च वलन के सामने एक अर्धगर्त का निर्माण होता है। समय के साथ साथ यह अर्धगर्त उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपण से निर्मित हो एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि दक्षिण का पठार है वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।